एवरीवन, सो स्वागत है आप सभी का डाउटनेट के स्पोकन इंग्लिश क्लास में। और बच्चे, हमारा आज का जो लेक्चर है ये है WH फैमिली एंड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। आप सभी को पता है कि पिछले 3 लेक्चर्स में हम WH फैमिली वाले सेंटेंसेस को देख रहे हैं, साथ ही साथ हम किन सेंटेंसेस को देख रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आखिरकार क्या होता है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आज लेक्चर नंबर 4 है और लेक्चर नंबर 4 में भी हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की ही बात करेंगे। आखिरकार क्या चीज बताई थी मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में? मैंने एक चीज सिंपल सी आपको बताई थी कि जो भी कर्ता होता है, काम को करने वाला इंसान होगा हमारे सेंटेंसेस में, और जो भी क्रिया होगी उनकी एक दूसरे के साथ सहमति होनी चाहिए। मतलब अगर एक वचन करता है तो क्रिया एक वचन, अगर बहुवचन करता है तो क्रिया बहुवचन। लेकिन मैंने आपको बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शंस बताए थे जहां पर ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता। कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो दिखेंगे तो प्लूरल लेकिन एक्चुअल में उनके साथ सिंगुलर वर्ब रखती है। अब हमें बोलते समय इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि हम गलत नहीं बोल सकते ना, हम नहीं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगा सकते हैं। तो कहां पर सब्जेक्ट बेशक सिंगुलर हो वर्ब प्लूरल लग जाती है, या ऐसी चीजें कहां पर होती हैं, इस बात के बारे में हमने पिछली क्लास में बात की थी, काफी सारे एग्जांपल्स देखे थे। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज करेंगे, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे, 1-2 और एग्जांपल्स मैं आपको दूंगी, और उसके बाद डेली यूज सेंटेंसेस भी हम करेंगे जिनका आपको क्या करना है, रोजाना अपनी लाइफ में इस्तेमाल करना शुरू करना है। ये बात क्लियर हो गई है? चलिए, मैं आशा करती हूँ कि आप लगातार बोलने की प्रैक्टिस तो जरूर कर रहे होंगे। मुझे आपके वीडियोस मिलते हैं और उनमें मैं देखती हूँ कि बच्चे एक्चुअल में इतने कॉन्फिडेंटली ट्राई कर रहे हैं बोलने का, उन्होंने शुरुआत कर दी है और वो देखकर बहुत 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 अच्छा लग रहा है। आप इसी तरीके से लगातार प्रैक्टिस मत छोड़िए, आप देखिएगा आपके अंदर एक बदलाव जरूर आएगा। ये छोटे छोटे ग्रामर के टॉपिक्स ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप गलतियां ना करें छोटी छोटी जगह जो हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं उन वाक्यों में। ठीक है, ज्यादा डिटेल में इसीलिए मैं आपको ग्रामर यहाँ पर नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश के लिए ग्रामर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। इंपॉर्टेंट तो होती है लेकिन इतनी नहीं होती। हमें यहाँ पर एक भाषा को बोलना सीखना है, ठीक है, तो वो हम सुनकर बोलकर इस तरीके से सीख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आइए, अब हम 1-2 रूल्स और पढ़ेंगे आज के, ठीक है। जैसे इन सेंटेंसेस बिगिनिंग विद देयर इज और देयर आर। अब देखो, यहाँ पर कोई सेंटेंसेस होंगे जो देयर इज और देयर आर, जो शब्द आप, जो वाक्य एक्चुअल में आप इनसे शुरू करते हैं। ये कौन सा देयर है? बच्चे अक्सर कंफ्यूज भी हो जाते हैं। THEIR और THERE दोनों का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, देयर देयर। ठीक है, मैंने आपको एक बात और बताई थी, जिन भी वर्ड्स के एंड में ER या RE आता है, आप जब उन्हें प्रोनाउंस करेंगे, उनका उच्चारण करेंगे, तो बोलते समय वो शब्द साइलेंट हो जाते हैं। केवल आप बोलेंगे दे दे, उनका उच्चारण अ में बदल जाता है, दे। ठीक है, ये उच्चारण की बात रही, ध्यान रखनी है आपको। देयर देयर नहीं बोलना है, दे बोलना है। ठीक है, अब ये कौन सा वाला 2 दे होते हैं? एक ये होता है और एक ये होता है। ये कौन सा होता है? ये होता है वहां वाला, ठीक है, और एक ये दे होता है, ये होता है उनका। यहां पर हम इस वाले दे की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो, अब हमने बोला कि जो भी सेंटेंसेस बिगिनिंग शुरुआत, जिन भी सेंटेंसेस की शुरुआत जो है वो देयर इज और देयर आर से हो। सी, इसको भी हम क्या बोल रहे हैं? आ, क्योंकि इसके एंड में और ई आ रहा है। सो देयर आर, देयर आर नहीं बोलोगे, इससे आपका एक्सेंट और बेटर होगा, आपका प्रोनाउंसिएशन और अच्छा होगा। ठीक है, सो आप कैसे उच्चारण कर रहे हैं शब्दों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ हम पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे? देयर आर, देयर इज। ओके, अब बोल रहे हैं कि जो सेंटेंस, जो वाक्य होता है, उसकी जो शुरुआत होती है, जब वो देयर इज और देयर आर से होती है, द सब्जेक्ट फॉलोज द वर्ब। जो सब्जेक्ट होगा वो क्या करेगा?
आएगा वर्ब के अनुसार होगा। जैसे Since there is not the subject, the verb agrees with what follows. अब क्योंकि there is कोई भी subject नहीं है, हमें नहीं पता कि वो subject क्या है जिसकी बात वो कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, not the subject, the verb agrees with what follows. तो verb जो है वो किसके अनुसार लगता है, उसके आगे जो होगा। समझना एक बात मेरी, देखो, there are many questions. So verb के बाद जो चीज होती है ना उसके अनुसार होता है। अब यहाँ पे questions बोला, क्वेश्चंस क्या हुआ, प्लूरल हुआ या नहीं हुआ, हुआ। सो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर आर लगाया, आर नहीं आर लगाया। देयर इज अ क्वेश्चन। सो सी, वर्ब के बाद जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ वाली वर्ब लगाओगे। तो देयर आर और देयर इज, क्योंकि अब यहाँ पर एज सच कोई सब्जेक्ट नहीं है, देयर आर मेनी क्वेश्चंस, देयर इज अ क्वेश्चन। डिफरेंस क्या है, अब आपको कैसे पता चला मैम, एक जगह तो आपने दे के साथ आ लगाया, एक जगह आपने दे के साथ इज लगाया, ऐसा क्यों किया? तो यहाँ पर हमें समझना ये है कि वर्ब के बाद जो भी चीज हम बोल रहे हैं वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके बारे में, उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर क्वेश्चंस प्लूरल था इसलिए हमने आ लगाया, यहाँ पर क्वेश्चन सिंगुलर है इसीलिए हमने इज लगाया। आ गई बात समझ में, ये क्लियर हो गया, राइट। चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट, कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं, आर वर्ड्स दैट इंप्लाई मोर देन वन पर्सन बट दैट आर कंसिडर्ड सिंगुलर एंड टेक अ सिंगुलर वर्ब। सी, कलेक्टिव नाउन्स कुछ ऐसे शब्द होते हैं, नाउन्स आप पढ़ेंगे, संज्ञा आपने पढ़ी होगी भाई, राम श्याम सीता गीता, टेबल चेयर पेन पेंसिल रबर शार्पनर टीवी एक्सेट्रा, ये सभी चीजें नाउन होती है। मैंने आपको बोला था कि संज्ञा जो है हम घिरे हुए हैं संज्ञा से। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, जो समूह में होते हैं, ठीक है, जैसे टीम, क्लास, फैमिली, ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन। क्या है ये, कलेक्टिव नाउन, समूह इनके अंदर होता है। अब आप सोचेंगे फैमिली, फैमिली में तो कई सारे मेंबर्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक फैमिली की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक फैमिली की बात कर रहे हैं, दो फैमिलीज हो जाएंगी, तीन फैमिलीज हो जाएंगी, राइट। क्लास, एक क्लास की बात करें, क्लासेस, दो क्लास हो जाएंगी, तीन हो जाएंगी, चार हो जाएंगी, पांच हो जाएंगी, प्लूरल में चली जाएंगी। तो समझना मेरी बात, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो आपको दिखाई देंगे सिंगुलर, अब यहाँ पर सॉरी दिखाई देंगे प्लूरल। जैसे टीम है, आप सोचेंगे टीम में तो बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे सदस्य होते हैं, ये तो प्लूरल होगा, लेकिन हम उसे सिंगुलर ट्रीट करते हैं। यहीं पर बोला गया है कि हम उसे सिंगुलर ट्रीट करते हैं, इसीलिए हम वहां पर सिंगुलर वर्ब ही लगाते हैं। जैसे कोई भी ग्रुप होगा, कोई भी टीम होगी, कोई भी कमिटी होगी, कोई भी क्लास होगी, कोई भी फैमिली होगी, तो वहां पर हम इन सभी के साथ सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द टीम रन्स ड्यूरिंग प्रैक्टिस। अब देखो यहाँ पर टीम, अब आप सोचोगे यार टीम में तो बहुत सारे लोग हैं और सभी दौड़ते हैं, तो हम यहाँ पर रन क्यों नहीं लिख रहे? नहीं, टीम जो है वो एक है, कई सारे लोगों का एक समूह है। यहाँ पर समझने की बात पता है क्या है, देखो, जब कई लोगों का समूह किसी एक लक्ष्य के लिए काम कर रहा हो, यहाँ पर अब हमारी क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम क्या कर रही है, एक इंडिया के लिए खेल रही है, उन सभी का लक्ष्य एक है और वो एक समूह में खेल रहे हैं। क्लास में आप बैठे, मान लीजिए 12th क्लास है, तो 12th क्लास में जितने भी बच्चे हैं वो सभी क्या कर रहे हैं, अपनी 12th क्लास पार कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं 12th क्लास को, सभी का लक्ष्य सेम है, सभी सेम एग्जाम देंगे। क्लियर हुई बात? तो वो लोगों का समूह, वो लोगों का ग्रुप जो किसी एक लक्ष्य के लिए काम कर रहा हो, जिन सभी का लक्ष्य एक हो, ठीक है। बैंड मान लीजिए, बैंड जो होता है वो क्या होगा, उसमें सभी लोग कुछ ना कुछ प्ले कर रहे हैं, लेकिन वो एक टीम में काम करे, ग्रुप उनका जो है वो एक है। तो इसीलिए हो सकता है इनके अंदर अलग अलग कई लोग होते हैं, लेकिन हम इन्हें एक मानते हैं क्योंकि इनका लक्ष्य सेम होता है, ये सेम काम कर रहे होते हैं, राइट। सो सी, इसीलिए हमने यहाँ क्या किया, रन्स लिखा। क्यों लिखा रन्स? क्योंकि हमने क्या बोला था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सो ये सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर है, इसीलिए हमने रन के साथ एस
एस लगा दिया. सो द टीम रन्स ड्यूरिंग प्रैक्टिस, राइट? जो टीम है वो दौड़ती है अभ्यास के दौरान. The committee decides how to proceed. जो कमिटी है वो ये निर्णय लेती है कि आगे कैसे बढ़ना है. So decide के साथ हमने S लगा दिया. The family has a long history. See, family के साथ हमने has लगाया. So बोलते समय हमेशा ध्यान रखना कि आप family ये मत सोचना कि plural है. टेंसेस हमने इसीलिए पहले पढ़े ताकि हमें पता हो has, have, is, am, was, were, will, shall, इनका यूज हम कहाँ करते हैं. सो इसीलिए यहाँ पर सबसे पहली बात ये है कि हमें ये पहचानना होगा कि जो भी हमारा सब्जेक्ट है जो हम बोल रहे हैं वो सिंगुलर है या प्लूरल. अब आप फैमिली वर्ड का इस्तेमाल अक्सर करते होंगे, लेकिन उसके साथ वर्ब कौन सी लगेगी अब से आप हमेशा ध्यान रखेंगे. वर्ब हमेशा उसके साथ सिंगुलर लगेगी, चाहे आप प्रेजेंट टेंस में बात करें, पास्ट में बात करें या फ्यूचर में बात करें. फैमिली विल लगेगा, फैमिली वॉज लगेगा, फैमिली इज लगेगा, फैमिली हैज लगेगा, फैमिली हैड लगेगा. Am I clear? Clear. So see, the family has a long history. Has हम हमेशा singular subject के साथ लगाते हैं और have plural subject के साथ. The family has never been able to agree. So see, again हमने यहाँ पर has का use किया. ठीक है? ये बात हमें समझ में आ गई क्या कि जब भी कोई ऐसे words मतलब कोई भी ऐसे नाउन जो ग्रुप की बात करे, लेकिन कैसा ग्रुप? जो किसी एक लक्ष्य के लिए काम कर रहा हो. टीम होती है, क्लास होती है, फैमिली होती है, वो एक होती है, राइट? चलिए, इन सेंटेंसेस दैट बिगिन विद हियर और देयर द सब्जेक्ट फॉलोज द वर्ब. अब जो भी सेंटेंसेस हियर और देयर, हियर नहीं, हियर और देयर, हियर और देयर के लिए जो भी सेंटेंस शुरू होते हैं उनके बाद हम कैसे लगाते हैं? सब्जेक्ट फॉलोज दी वर्ब. सब्जेक्ट जो है वो क्या लगेगी? वर्ब के अकॉर्डिंग लगेगी. सो सी, हियर इज माय वॉलेट. तो यहाँ पर ये सी वॉलेट जो है वो क्या है? सिंगुलर है. हियर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हियर इज माय वॉलेट, यहाँ रहा मेरा वॉलेट, राइट? There are 30 dolphins in the water. So 30 dolphins की बात हमने की. ये यहाँ पर प्लूरल हो गया, इसीलिए हमने यहाँ पर इसके साथ आ लगाया. समझ में आई ये बात? आ गई. So वो सेंटेंसेस जो शुरू हो here और there से, उनके अकॉर्डिंग क्या लगता है? जो बाद में उनका सब्जेक्ट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग लगती है. जैसे here is my wallet, there are 30 dolphins. तो wallet यहाँ पर एक वचन है, सिंगुलर है. तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा ताकि आप क्या करें, जब बोले तो इन सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें. ठीक है? चलिए, अब यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं. सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस. हम देखते हैं कि कैसे हमने जो भी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अभी तक रूल्स देखे, क्या वो हमें अच्छे से समझ में आए? आइए जानते हैं. सी, ब्रेड एंड बटर ब्लैंक स्पेस सर्व्ड फॉर ब्रेकफास्ट. ब्रेड एंड बटर क्या किया गया? सर्व किए गए. सर्व्ड मतलब क्या होता है? परोसना. सर्व्ड मतलब परोसना. मैंने सर्व आपको पिछली क्लास के डेली यूज सेंटेंसेस में भी पढ़ाया था. सर्व मतलब परोसना. सो ब्रेड एंड बटर ब्लैंक स्पेस सर्व्ड फॉर ब्रेकफास्ट. अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर एंड का यूज हुआ है, ठीक है, और यहाँ तो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ब्रेड एंड बटर, ब्रेड के ऊपर बटर लगी हुई है, तो वो एक डिश है. वो क्या है? एक डिश है. मैंने आपको वहां यही बोला था कि जब दो अलग अलग लोगों की बात कर रहे हो तब तो प्लूरल लगेगा. जब दो अलग अलग चीजों की बात कर रहे हो तब तो प्लूरल वर्ब लगेगा. और जब आप सेम चीज की बात कर रहे हो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, द कैप्टन एंड द कोच ऑफ द टीम, मतलब यहाँ पर दोनों चीजें सेम है. ब्रेड एंड बटर, ब्रेड पर बटर लगी होती है तो ये एक ही ब्रेड है, ठीक है, ये एक ही डिश है. तो इसीलिए हम यहाँ क्या करेंगे? वॉज लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे. ब्रेड एंड बटर अलग अलग नहीं है यहाँ पर. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. द हॉर्स एंड कैरियज
द डोर। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे इज एट द डोर या फिर आर एट द डोर। यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि क्या ये जो दोनों चीज हैं वो अलग अलग है या फिर ये जो दोनों चीजें हैं वो सेम है। सो सिंपल सी बात है, जैसा यहाँ पर ब्रेड एंड बटर का मैंने बताया वैसे ही यहाँ पर घोड़ा गाड़ी की बात की जा रही है। द हॉर्स एंड द कैरेज। तो हॉर्स जो है वो कैरेज से अटैच्ड है, राइट? जहां पर जो घोड़ा है वो गाड़ी से जुड़ा हुआ है। सो क्या बोल रहे हैं? हॉर्स एंड द कैरेज। कैरेज बग्गी। तो घोड़ा गाड़ी की बात यहाँ की जा रही है, इसीलिए ये एक ही चीज है, इसीलिए हम क्या लगाएंगे? इज एट द डोर, वो दरवाजे पर है। आर एट द डोर नहीं, आर एट द डोर नो, नहीं लगाएंगे। अब आया समझ में क्यों मैंने आपको ये बात समझाई, क्यों मैंने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वाली चीज आपको पढ़ाई? ताकि आप ऐसी चीजें गलत ना बोले। आपको जब आप बोले तो आपको पता हो कि क्या मैं दो अलग अलग चीजों की बात कर रहा हूं या मैं एक ही चीज की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट, माई ब्रदर ब्लैंक स्पेस टू बी एन एस्ट्रोनॉट। सी माई ब्रदर, यहां पर ब्रदर, ब्रदर नहीं, ब्रदर नहीं, ब्रदर, ब्रदर, द ही लगाएंगे। सो कह रहे हैं माई ब्रदर, यहाँ पर क्या है? ये मेरा भाई। मेरा भाई मतलब सिंगुलर हो गया। अब सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, वो क्या बनना चाहता है? वो एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है। सो इसीलिए सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो क्या करेंगे? वांट और वांट्स में से हमें लिखना है, तो हम क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाएंगे। उसे सिंगुलर बनाने के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। इसीलिए मैंने बोला था टेंसेस वाला चार्ट अपने दिमाग में उतार लो, उसको चार्ट जाओ, उसको रट लो, अपने रूम में लगा लो, वो आपको अच्छे से आना ही आना चाहिए। इसीलिए माय ब्रदर वांट्स, चाहता है, टू बी एन एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट बनना मेरा भाई चाहता है। क्लियर? नेक्स्ट, माय पेरेंट्स। क्या बोला यहाँ पर? माय पेरेंट्स। पेरेंट्स यहाँ पर क्या है बेटा? माता पिता। पेरेंट्स माता पिता। अब देखो, जब हम टीम बोल रहे थे, जब हम क्लास बोल रहे थे, क्या हम उसमें अलग अलग बात कर रहे थे? यहाँ पर पेरेंट्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? माता और पिता। सो जब हमने ये बात बोली माता और पिता, है ना, पेरेंट्स, तो यहाँ पर ये प्लूरल में काउंट होता है और हम यहाँ पर आर लगाते हैं। माय पेरेंट्स इज नहीं, माय पेरेंट्स आर। अब आप यहाँ ये कंफ्यूज मत हो जाना कि मैम ये दोनों होते तो एक ही हैं, एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे होते हैं। नहीं, ठीक है, माता अलग होती है, पिता अलग होता है। तो माता पिता पेरेंट्स कहलाता है। अगर अभी हम सिंगल की बात करें तो वो एक पेरेंट हो जाता है, पेरेंट। और जब हमने बोला पेरेंट्स मतलब हम माता और पिता दोनों की बात कर रहे हैं। जब हम बोले पेरेंट मतलब हम एक की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पॉलिटिक्स। अब देखो, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स। आप सोचो कि मैम इनके बाद में ना एस लग रहा है तो ये तो प्लूरल होंगे, वैसे ही यहाँ पर है पॉलिटिक्स। ये दिखने में प्लूरल है लेकिन ये होते सिंगुलर है, राइट? इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, मैथमेटिक्स गणित, राइट? क्या है? एक वचन। सो वैसे ही पॉलिटिक्स राजनीति, पॉलिटिक्स नहीं बोलते, पॉलिटिक्स बोलते। सो पॉलिटिक्स राजनीति। सो दैट्स व्हाई हम क्या करेंगे? यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। सो पॉलिटिक्स इज नॉट समथिंग आई एम इंटरेस्टेड इन। क्या बोला बच्चे हमने यहाँ पर? दैट पॉलिटिक्स इज नॉट समथिंग आई एम इंटरेस्टेड इन। की पॉलिटिक्स ऐसा कुछ नहीं है जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूं, ठीक है। पॉलिटिक्स में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं, वो ऐसा कुछ बोल रहे हैं। सो पॉलिटिक्स राजनीति, दिखने में प्लूरल लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर लगता है। सो आप पॉलिटिक्स देख के आ नहीं बोलेंगे, आप न्यूज ही देख लीजिए। न्यूज मतलब समाचार, राइट? सो इसीलिए ये सिंगुलर ही होता है, प्लूरल नहीं होता। दिखेगा प्लूरल लेकिन लगेगी साथ में सिंगुलर वर्ब। सो मैंने आपको एग्जांपल
दिए, जैसे न्यूज हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया। सो इनके साथ क्या लगता है, ये दिखने में प्लूरल होते हैं बट इनके साथ वर्ब सिंगुलर ही लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज गॉन अप। अब सी यहाँ पर एसेंशियल कमोडिटीज, कमोडिटीज कोई भी चीजें, एसेंशियल जरूरी, एसेंशियल जरूरी जो बहुत जरूरी है। अब जैसे एसेंशियल कमोडिटीज, जैसे कोविड के टाइम पे बोला था ना कि एसेंशियल चीजों के लिए मार्केट खुला रहेगा, बाकी फालतू चीजों के लिए नहीं खुला रहेगा। सो सी, जो दाम है किसके, जरूरी कमोडिटीज के, जो दाम है जरूरी कमोडिटीज के वो ऊपर चले गए हैं। तो यहाँ पर एक उन सभी चीजों की बात की जा रही है जो जरूरी है। तो मतलब जितनी भी चीजें हैं उनका लक्ष्य क्या है, क्या कर रही हैं वो जरूरत की चीजें हैं। तो यहाँ पर ये दिख प्लूरल रहा है लेकिन इसके साथ वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर। सो द कॉस्ट ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज हैज गॉन अप, हैज गॉन अप। हैज क्यों बोलेंगे हम, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, चलो। Her clothes blank space made of expensive fabrics. उसके जो कपड़े हैं, उसके जो कपड़े हैं, सो यहाँ पर लिखा है clothes, clothes कपड़े, अलग अलग कपड़ों की बात की है। तो उसके कपड़े जो है वो किससे बने हुए हैं, एक्सपेंसिव फैब्रिक से, बहुत महंगे कपड़े से बने हुए हैं। सो आर her clothes are made of expensive fabrics, plural है क्योंकि। Either Manu or I blank space to go. See, यहाँ पर दोनों में से एक ही, या तो either या तो। So see, या तो मनु या मैंने आपको कल बताया था जब दो लोगों की बात हो रही हो और दूसरा अगर जो सब्जेक्ट हो वो I हो और उनके बीच में आइदर और लग रहा हो, अगर दो सब्जेक्ट हो उनके बीच में आइदर और लगा हो और दूसरा वाला सब्जेक्ट आई हो, हमेशा आप ऐसा ही करेंगे, आप दूसरा सब्जेक्ट आई रखेंगे। आई और मनु मत बोलना, मनु और आई। समझ में आई? सो आई आप अपने आप को बाद में रखिए ताकि आप जो वर्ब लगाएं वो आई के अकॉर्डिंग सिंगुलर लगाएं। I has to go. So see, either Manu or I has to go. Either Manu or I has to go. Either Manu or I has to go. क्योंकि या तो मनु या मैं, मतलब हम दोनों में से किसी एक को। तो जब एक की बात आ गई तो हम एक वचन क्रिया ही लगाएंगे, इसीलिए हमने लिखा either Manu or I has to go. ओके, चलिए, समझ में आ रहा है? वर्ब्स का यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पोकन इंग्लिश में। गलत वर्ब्स हम नहीं लगा सकते और ऐसे ही धीरे धीरे हम सीखेंगे। अब अगर इन 10-15 रूल्स में से आपको 2-3 भी याद रहते हैं सो वो भी बहुत अच्छी बात है, याद रहने चाहिए। आप 2-3 जगह तो कम से कम गलती नहीं करेंगे, राइट? आइए, neither माला nor her parents, ना ही तो माला ना ही उसके पेरेंट्स, blank space at the party, was at the party or were at the party. So see, यहाँ पर बात की गई पेरेंट्स की। So उन्होंने बोला ना ही माला और ना ही उसके माता पिता जो हैं वो कहाँ थे, पार्टी में थे। So see, मैंने अभी आपको क्या बताया था, यहाँ पर जब हम पेरेंट्स की बात कर रहे थे हम पेरेंट्स के साथ प्लूरल वर्ब लगा रहे थे। जो सी यहाँ पर भी यही होगा, जो बाद वाला नाइदर नो आइदर और होता है तो उसमें हम बाद वाले को कंसिडर ज्यादा करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाते हैं। सो नाइदर माला, ना ही तो माला ना ही उसके माता पिता वो एट द पार्टी, पार्टी में थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबडी। नोबडी से आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए। जैसे मैंने आपको क्या बताए थे पिछली क्लास में, काफी सारे रूल्स बताए थे, नोबडी, समबडी, समवन, एनीबॉडी, एनीवन, राइट? इन सभी के साथ क्या लगती है, सिंगुलर वर्ब लगती है। सो नोबडी आते ही आपको समझ जाना है कि मुझे सिंगुलर वर्ब लगानी है, सिंगुलर वर्ब बोलनी है। सो
So nobody knows what happened to her. किसी को भी नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ. Nobody knows. Knows क्यों लिखा? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है. किसी को भी नहीं पता. ठीक है. Ravi as well as his brother cricket well. So यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, play और plays. So रवि और उसका भाई भी, रवि as well as his brother. So यहाँ पर जब हम as well as का यूज करते हैं, so हम क्या करेंगे, जो ये वाली चीज होती है ना, बाद वाला सब्जेक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं. So रवि as well as his brother plays cricket well. क्लियर हो गई बात? चलिए. एवरीबॉडी, अब जैसे एवरीबॉडी आ गया, आपको समझ में आ जाना चाहिए. हम सीधा सीधा क्या करेंगे, एवरीबॉडी रिस्पेक्ट्स अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी. सो एवरीबॉडी रिस्पेक्ट्स, सिंगुलर वर्ब. ठीक है. इंटेग्रिटी क्या होती है? जिसके अंदर हम कहते हैं बहुत तमीज होती है, बहुत अदब होता है. ठीक है. आ गई बात समझ में? यूज कर पाएंगे अब आप करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स यहाँ पर. चलिए, अब बारी आ गई कुछ डेली यूज सेंटेंसेस की. और हमारा आज का पहला सेंटेंस है, अलमीरा को आधा खुला रखो. अलमीरा, हमारे घर में जो अलमारी हम हिंदी में बोलते हैं, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अलमीरा. अलमीरा क्या बोलते हैं बेटा? अलमीरा. अलमारी नहीं, अलमीरा. अलमारी को, अब इसने बोला एलमीरा को आधा खुला रखो. Keep the almirah half open. So see, almirah, almirah इस तरीके से ही आप पढ़ेंगे. ठीक है. अलमीरा नहीं पढ़ेंगे, almirah पढ़ेंगे. Keep the almirah half open या keep the almirah ajar. Clear? Keep मतलब होता है रखना, half open आधा खुला. So keep the almirah half open. Okay. दरवाजे को थोड़ा खुला रखो. जब हमने बोला आधा खुला तो हमने बोला half open. जब हमने बोला थोड़ा खुला तो हम बोलेंगे slightly open. Slightly open. स्लाइटली मतलब बिल्कुल थोड़ा सा. स्लाइटली बिल्कुल थोड़ा सा. ठीक है. आगे बात समझ में. तो आप क्या बोलेंगे? कीप द डोर स्लाइटली ओपन. कीप द डोर स्लाइटली ओपन. और कीप द डोर पार्टली ओपन. कीप द डोर पार्टली ओपन. सो पार्टली भी होता है आधा, स्लाइटली थोड़ा सा. ठीक है. तो वहां पर भी क्या कहना चाहता है, आपको ये बहुत याद रखने हैं, हाफ ओपन, स्लाइटली ओपन, पार्टली. ओके. आगे बात समझ में. 3 नए शब्दों का समझ में आया आपको, क्या क्या यूज कर सकते हैं हम. नेक्स्ट, कपड़े ठीक से रखो, इधर उधर मत बिखेरो. हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं ये सेंटेंसेस, राइट. सो आप इन्हें बार बार बोलिए. ओके. सी, कपड़े ठीक से रखो. Keep the clothes properly. Keep the clothes properly. इधर उधर मत बिखेरो. Don't mess up. देखो, जब हमारा कमरा भी पूरा बिखरा हुआ होता है ना, तो बिखरी हुई चीज को हम mess बोलते हैं. mess up. बहुत सी बार आप खुद भी बहुत बिखरे हुए होते हैं, तो आप बोलते हैं I am totally messed up. मतलब मैं पूरी तरीके से कंफ्यूज हूँ और बिखरा हुआ हूँ, मुझे नहीं पता क्या करना है. तो आप उस समय क्या बोलेंगे? I am totally messed up. Messed up. Don't mess up. इधर उधर मत बिखेरो. Do not. मत करो ये काम. Mess up. मत बिखेरो, इधर उधर खराब मत करो. Okay. So keep the clothes properly. Properly, ठीक से. और बिखेरो, mess up. Clear? कपड़ों को हैंगर पर लटकाओ. Keep the clothes or hang the clothes or put the clothes on hangers. Hang the clothes on hangers. लटकाने को hang बोलते हैं. लटकाने को hang बोलते हैं.
को किस पर लटकाओ? हैंगर्स पर लटकाओ. Put the clothes on hangers. Okay? खाते वक्त अपना मुंह बंद रखो. Shut the mouth while eating. Shut the mouth. Shut करना किसी चीज को बंद करना. हम किसी को चुप रहने के लिए बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? Shut up. क्या बोलते हैं बेटा? Shut up. बस यहाँ पर भी shut the mouth while eating. Shut the mouth while eating. जैसे मैं क्लास में 3 बार ये चीजें बोल रही हूँ, वैसे ही आप वीडियो देखते समय मेरे साथ जरूर दोहराएं, उससे आपका उच्चारण सही होगा. आप शब्दों को सही तरीके से बोल पाएंगे और आपको याद भी हो जाएंगे. सो खाते वक्त अपना मुंह बंद रखो. Shut the mouth while eating. मैं इस कील पर अपनी फोटो लटकाऊंगा. मैं इस कील पर अपनी फोटो लटकाऊंगा. गागेगी, गागेगी तो विल लगा दिया हमने, राइट. आई विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है टेंसेस. सी, आई विल हैंग माई फोटोग्राफ ऑन दिस नेल. आई विल हैंग माई फोटोग्राफ ऑन दिस नेल. नेल मतलब कील. सी, कितने सारे नए शब्द हमें मिलते हैं रोजाना, राइट. उनका मतलब आप लिखिए जरूर. मैं इस कील पर अपनी फोटो लटकाऊंगा. आई विल हैंग अपनी फोटो, माई फोटोग्राफ किस चीज पर? ऑन दिस नेल. नेल मतलब कील. नया शब्द मिला, वेरी गुड, लिख लो. नाखून काटने वाला कहाँ गया? वेयर इज द नेल कटर और वेयर इज द नेल क्लिपर. कटर और क्लिपर दोनों बोलते हैं. कटर, कटर नहीं, क्लिपर नहीं, कटर, क्लिपर. मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है. आई कैंट फाइंड माई मोबाइल. आई कैंट फाइंड माई मोबाइल. फाइंड मतलब नहीं ढूंढ, फाइंड मतलब ढूंढना. कैंट लगाया मतलब आप कोई चीज नहीं कर पा रहे हैं. तो सकता होता है ना जब, तो उस समय हम यूज करते हैं कैन. सो आई कैन नॉट फाइंड माई मोबाइल. नेक्स्ट, आज नीली शर्ट पहन लो. पुट ऑन द ब्लू शर्ट टुडे. सी, जब भी हमें बोलना होता है ना कपड़े पहनो, तो हम क्या बोलते हैं? पुट ऑन. एक चीज और मैं नहीं बताना चाहूंगी, जैसे हम यूज करते हैं ड्रेस अप, वैसे ही एक शब्द होता है ड्रेस डाउन. जब आप नॉर्मल है और नॉर्मल से आप अच्छा तैयार हो रहे हैं, आप बोलेंगे ड्रेस अप, राइट. आप किसी को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं कि यू आर वेरी नाइसली ड्रेस्ड अप, राइट. कि आप बहुत प्यारे तरीके से ड्रेस्ड अप है, मतलब आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने प्रॉपरली. तो नॉर्मल से आप जब बेहतर कपड़े पहनते हैं, दैट इज ड्रेस अप. अगर हमें कहीं ऐसे नॉर्मल सी जगह जाना और हम सूट बूट पहनकर, शेरवानी पहनकर, लहंगा वहंगा पहनकर तैयार हो जाए, मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आपको ऐसे कपड़ों में जाना चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे? ड्रेस डाउन. ड्रेस डाउन. आप सामने वाले को बोलेंगे आई थिंक यू शुड ड्रेस डाउन. मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें थोड़ा सा ड्रेस डाउन होना चाहिए. ड्रेस डाउन मतलब थोड़े नॉर्मल कपड़े पहनने चाहिए, तुमने ज्यादा अच्छे कपड़े पहन लिए. ड्रेस अप, ड्रेस डाउन याद रहेगा. नई चीज समझी आज हमने. चलिए, सो आज नीली शर्ट पहनो. पुट ऑन द ब्लू शर्ट टुडे. पहनने को पुट ऑन बोलते हैं. क्या बोलते हैं पहनने को? पुट ऑन. सो पुट ऑन द ब्लू शर्ट टुडे. नेक्स्ट, जूते उतार दो. टेक ऑफ द शूज. टेक ऑफ द शूज. कपड़े उतार दो. टेक ऑफ द क्लोथ्स. ठीक है. पुट ऑन, टेक ऑफ. पुट ऑन, टेक ऑफ. पुट ऑन पहन लो, उतार दो टेक ऑफ. याद रहेगा, पहनने को पुट ऑन, उतारने को टेक ऑफ. याद रखो, इन चीजों को याद रखो, तभी बोल पाओगे. नेक्स्ट, सिर पर तेल मालिश कर दो. अब तेल, आप सोचोगे कि मैम ने हमें प्रॉपर रूल्स बताए, उसके अनुसार हम मालिश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वो हमें कंफ्यूजन हो जाएगा. सो देखो, हम जब सर में तेल लगाते हैं उसको हम ऑयलिंग बोलते हैं. अब चाहे वो सर में लगाओ, चाहे आप मालिश हाथों पर करो, पैरों पर करो, बॉडी पर करो, उस पूरी प्रक्रिया को, तेल को लगाने को हम ऑयलिंग बोलते हैं. तो हम क्या बोलेंगे? डू ऑयलिंग ऑन द हेयर. अब बच्चे गलती करते हैं बाल. जब हम बोलते हैं ना बाल, कि यार मेरे बाल कैसे हो गए, बच्चे क्या बोलेंगे? हेयर्स. माय हेयर्स. कई
लोगों को देखोगे ऐसे बोलोगे, हेयर्स बोलेंगे, उसमें से एक बाल थोड़ी है, बाल तो कई सारे हैं। गलत होता है बोलते हैं। ये जितने भी बाल है ना सर में, इन्हें है बोलेंगे, ठीक है, समझ में आ गया? चाहे एक हो चाहे 1000 लाख करोड़ हो, है बोलते हैं। बालों को इंग्लिश में है बोलते हैं, ठीक है। तुम मुझे मैसेज क्यों कर रहे हो? Why are you messaging me? Or why are you texting me? रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाया है, राइट? सो why are you messaging me? Or why are you texting me? राइट? चलिए, मेरे चेहरे पर बहुत सारे पिंपल्स हो गए हैं। मेरे चेहरे पर बहुत सारे पिंपल्स हो गए हैं। I have got so many pimples on my face. I have got. Has आपके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। I have got many pimples. जब आपकी चीज कोई हो गई हो, right? I have many pimples, or I have this pen, I have this remote, I have my car, I have my laptop, I have my mobile. जब कोई चीज आपके पास होती है, उसको आप have बोलते हो, आपके पास है वो। So I have got so many pimples on my face. अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको पिंपल्स हो सकते हैं। इफ यू हैव, अगर के लिए हम इफ यू करते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है, इफ यू हैव ऑयली स्किन, इफ यू हैव ऑयली स्किन, यू मे हैव पिंपल्स। तो आपको क्या हो सकते हैं? पिंपल्स हो सकते हैं। तो सकते हैं के लिए हमने मे यूज किया। अभी इन सभी जो होते हैं ना, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, इनका सही यूज कैसे करते हैं उस पर भी आपकी क्लास आएगी, बहुत मजा आएगा। साथ ही साथ एट, इन, ऑन, आफ्टर, बिफोर, ओवर, अंडर, बीनीथ, बिफोर, बियॉन्ड, इन सब के लिए भी हमारी आएगी, ठीक है। आगे क्लासेस आएंगे, हम सब कुछ सीखेंगे। चलो, बहुत ज्यादा टीवी देखना तुम्हारी आंखें खराब कर सकता है। वॉचिंग टीवी टू मच में डैमेज, रूइन, स्पॉइल योर आईज। सी, खराब करने के 3 नए शब्द हमें यहाँ पर मिले। तुरंत अपनी कॉपीज में लिख लीजिए। खराब को हम इंग्लिश में डैमेज, रूइन, स्पॉइल। डैमेज, रूइन, स्पॉइल। डैमेज, रूइन, स्पॉइल। खराब करना। सो बहुत ज्यादा टीवी देखना, बहुत ज्यादा, टू मच, बहुत ज्यादा, टू मच। टू मैनी नहीं बोलोगे, क्योंकि यहाँ पर आप काउंट नहीं कर सकते। मैनी का यूज हम कब करते हैं? जब हम कोई चीज काउंट कर सकते हैं। मच का यूज हम कब करते हैं? जब हम कोई चीज काउंट नहीं कर सकते। सो यहाँ पर हम बहुत ज्यादा को काउंट नहीं कर सकते। वॉचिंग टीवी टू मच may damage or may ruin or may spoil your eyes. ठीक है? मुझे यह धारावाहिक देखना बहुत पसंद है। I love to watch the serial. I love to watch the serial. I love to watch the serial. Repeat after me. I love to watch the serial. I love to watch the serial. Okay. अब बारी है क्विज की। चलिए, आपको क्या करना है? हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। पहला क्वेश्चन, फैन ऑन कर दो। स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑफ द फैन, स्विच द फोन और नॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंखा तेज चल रहा है। द फैन इज रनिंग फास्ट, द फैन वॉज रनिंग स्लो, द फैन फास्ट और नॉन। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 1, फैन ऑन कर दो, स्विच ऑन द फैन। क्वेश्चन नंबर 2, पंखा तेज चल रहा है, द फैन इज रनिंग फास्ट। क्लियर? आज की क्लास में हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट देखा बच्चे, और ये जो है ये आप लोगों का होमवर्क है। कोशिश कीजिएगा इस होमवर्क को करने की। तो बच्चों, अब आपकी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो होगी प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स के ऊपर। अब मैं आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगी, मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, डाउटनेट के साथ जुड़े रहें, क्योंकि अब पढ़ना हुआ आसान।